जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो विशेषण का हमारा बिंदु चल रहा था, आज हम उसके चारों प्रकारों में से उसको खत्म करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण क्या होते हैं। आइए जरा फटाफट देख लेते हैं। क्या परिमाणवाचक, जी हाँ, परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं स्टूडेंट। जरा देखो मैंने क्या लिखा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या स्टूडेंट, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, परिमाण का मतलब क्या होता है ये जानो पहले। मापतौल क्या होता है, मापतौल। यानी इस दुनिया में जो भी कुछ चीज़ें मिलती हैं वो माप तौल कर मुझे मिलती हैं, जिसके एक मेजरमेंट होते हैं, यूनिट होते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा जो आजकल की गाड़ियां आ रही हैं या जो सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, जो वाहन होते हैं, उसमें जो दूरी को दर्शाने वाला यंत्र लगा होता है वो ओडोमीटर लगा होता है। आपकी बाइक हो, स्कूटी हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, कोई हो, बस हो, जो किलोमीटर दर्शाता है आपने देखा होगा वो ओडोमीटर लगा होता है। जैसे जो आपकी स्पीड होगी, जितनी दूरी तय करेगी वो दर्शाएगा कि ये गाड़ी 1 किलोमीटर चल गई, 2 किलोमीटर चल गई, 100, 200, 400 किलोमीटर चल गई। तो याद रखना वो क्या होता है, उसके एक मेजरमेंट होते हैं, वो मापा जाने वाला चीज़ है, याद रखना। जैसे हम और आप कहीं जा रहे होते हैं, हम किसी अंकल से पूछते हैं कि अंकल मुझे यहाँ जाना है, अभी कितनी दूरी है, तो बताते हैं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर स्टूडेंट। लेकिन 5 या 10 किलोमीटर जो उन्होंने बताया, तो अब ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मापी तौली जाने वाली चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक। बात समझ गए। अच्छा, जैसे मैंने कल बताया था 2 लीटर पानी, 5 किलो घी, 1 लीटर पेट्रोल, है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे स्टूडेंट। तो ये चीज़ें मेजरमेंट के अनुसार मिलती हैं, माप तौल कर मिलती है। 2 किलो चावल, है ना, बात समझ गए। जो चीज़ें मापी तौली जाने वाली होती हैं क्या होते हैं, परिमाणवाचक। अब स्टूडेंट इसके 2 पार्ट होते हैं, ये भी समझना। एक क्या होता है स्टूडेंट, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों, यानी जिसकी संख्या फिक्स हो। जैसे 2 गज मलमल। 2 गज मलमल का मतलब ये हुआ 2 गज कपड़े की बात कर रहा हो। 2 गज मलमल, यहाँ कह दिया 2 गज मलमल। ये जरा देखो स्टूडेंट, 2 गज मलमल, लगभग 2 गज मलमल। तो अब ये लगभग वाली चीज़ें हैं, पर ये जो है जरूरी नहीं कि ये फिक्स हो। लगभग 2 गज मलमल, 2 गज मलमल, बात समझ चुके होंगे आप। अच्छा, जैसे हम हमारे घर परिवार में से हम सभी लोग होते हैं, पिताजी बाहर से आते हैं और गट्ठर में कुछ होता है, पिताजी कहते हैं बेटा जरा वजन करना, कितना है, तो आप कहते हो पिताजी लगभग मण भर वजन। 1 मन वजन, लगभग मण भर वजन। जैसे आप अपने घर परिवार में होते हो स्टूडेंट, गेहूँ जो है पिसवाने के लिए ले जाते हो चक्की की दुकान पर, और आप घर पर एक अंदाज़ा लगाते हो कि लगभग 20 किलो है, लेकिन करेक्ट तो नहीं बता सकते हो कि 20 किलो है ऐसे उठा के। तो लगभग 20 किलो वो कहाँ जाएगा, जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित। 20 किलो क्या होगा, निश्चित। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों 20 किलोग्राम अनाज, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। लगभग 20 किलो, लगभग 20 किलोग्राम अनाज, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अनिश्चित हो जाएगा। समझ गए आप। अच्छा, इसी को लेकर और हम प्रश्नों पर बात करेंगे स्टूडेंट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर,
जैसे हम कहें कि आज लखनऊ में बहुत पानी गिरा। अब बहुत पानी है, कितना पानी ये नहीं पता। बहुत पानी, कितना पानी ये नहीं पता कि 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 1 लीटर, 100 लीटर, 1 टन। तो स्टूडेंट बहुत पानी अगर ऐसे दे देता है प्रश्न, देखो बहुत पानी, थोड़ा दूध या थोड़ा पानी ऐसे दे देगा। जो चीज़ें मापी तौली जाने वाली होती हैं, जो माप तौल कर मिलता है स्टूडेंट, वो परिमाणवाचक होता है, और जब तक निश्चित ना हो तो वो अनिश्चित में आता है। लेकिन यही दे दे 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी या 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो ये फिक्स हो गया स्टूडेंट। ये क्या हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी। अब जरा देखो डेप्थ में हम बताने वाले हैं, थोड़ा उसको भी समझिएगा स्टूडेंट। जैसे हम कह दें आपसे थोड़ा कपड़ा, थोड़े कपड़े, थोड़ा कपड़ा का मतलब क्या हुआ? थोड़ा कपड़ा का मतलब क्या हुआ? इतना कपड़ा था, उसमें से कुछ थोड़ा। लेकिन जैसे हम कह दें 10 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कुर्ते के लिए कपड़ा थे, तो फिक्स हो जाएगा। थोड़ा कपड़ा, अब ये नहीं पता है कितना, पर याद रखना वो क्या होगा? अनिश्चित होगा। पर क्या होगा स्टूडेंट? अनिश्चित होगा। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे अगर डेप्थ कंसेप्ट में आएगा। लेकिन इतने डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो हम इस बिंदु को यहीं समाप्त कर दे रहे हैं, है ना, यहीं समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि परिमाणवाचक भी हमें पढ़ना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, आप तब बताएं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही आपको करना है ना स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं वैसे हम करा दे रहे हैं। चलो अब जरा देखो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सार्वनामी विशेषण। बहुत पूछा जाता है और ये आएगा आपके एग्जाम में ज़रूर। जरा देखो सार्वनामी विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ऐसे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या होता है? सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा किसे जाता है स्टूडेंट? आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं हम पहले एक कंसेप्ट के अनुसार। दोस्तों, जहां किसी भी सेंटेंस में यानी वाक्य में संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई सर्वनाम आकर, जहां किसी वाक्य में संज्ञा के ठीक पूर्व कोई सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बताने लगता है, तो वो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण का उदाहरण हुआ करता है। जैसे मेरा कहने का मतलब, एक हिंट मैं दे रहा हूं, समझो। मैंने दिया वह आदमी। अब आदमी शब्द तो संज्ञा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने संज्ञा पढ़ा हुआ है, तो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी विशेषता बता रहा है वह आदमी। देखो संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई सर्वनाम आता है तो याद रख लेना इतना ही कि वह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण का उदाहरण होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आइए जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा उसको हम समझते हैं स्टूडेंट। अब इन चीज़ों को आप भली भांति समझो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने सर्वनाम की वीडियो में ये चीज़ बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जरा देखो स्टूडेंट, जहाँ किसी वाक्य में वस्तु और स्थान की बात की जाए, वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्दों की बात की जाए, क्या? जहां किसी वाक्य में वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्दों की बात की जाए। लेकिन ये प्रश्न कैसे आएंगे, पहचानना बेहद आसान है। जैसे मैंने दिया दोस्तों, वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है, यह बगीचा मेरा है, या ये घर मेरा है, या
वो कुर्सी मेरी है, वो पुस्तक मेरी है। ध्यान सुनो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वो पुस्तक मेरी है स्टूडेंट, ऐसे मैंने लिख दिया। आपको मैंने बताया क्या था, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई सर्वनाम आ जाता है तो उसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। इसमें देखो स्टूडेंट, जितना भी मैंने संज्ञा शब्द रखा है, घड़ी संज्ञा शब्द है और ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, वस्तु सूचक संज्ञा शब्द है। ये बगीचा स्थान सूचक संज्ञा शब्द है, ये घर स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा के ठीक पूर्व सर्वनाम आया वह, इस संज्ञा के ठीक पूर्व सर्वनाम आया यह, इस संज्ञा के ठीक पूर्व सर्वनाम आया ए, और इस संज्ञा के ठीक पूर्व सर्वनाम आया ओ। तो याद रखना, ये जरूरी है जानना आपको कि वाक्य में वो संज्ञा शब्द कौन से आने चाहिए। वो या तो वस्तु या तो स्थान सूचक संज्ञा शब्द ही आने चाहिए। जहां किसी वाक्य में वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के ठीक पूर्व अगर कोई सर्वनाम आता है तो उसे ही सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इन चीज़ों को पहले आप भली भांति समझो। ये प्रश्न अगर घुमा के दे दिया तो क्या करोगे? जैसे ये प्रश्न ये दे दिया ऐसे, वह मेरी घड़ी है, वह मेरी घड़ी है। अब देखो इसके ठीक पूर्व सर्वनाम नहीं है, यहाँ कहाँ संज्ञा शब्द है। देखो इससे जस्ट ये घड़ी अब तक यहाँ थी, अब घड़ी लास्ट में हो गई। ये मेरा लास्ट में था, बीच में हो गया। अब ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा या सांकेतिक। जैसे यह मेरा बगीचा है, जैसे ये मेरा घर है, जैसे ओ मेरी पुस्तक है। तो स्टूडेंट अब ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो जरा देखिए, अब ये घड़ी यानी वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, स्थान सूचक संज्ञा शब्द, स्थान सूचक संज्ञा शब्द, वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, अब ये लास्ट में आ रहा है। जब यही चीज लास्ट में आने लगे, वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द, तो याद रखना स्टूडेंट, तब ये क्या हो जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। बात समझ गए होंगे अब आप लोग, है ना? इससे कठिन स्तर का पेपर आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आप लोग सिर्फ पढ़ डालो, है ना? आइए फिर हम बात करेंगे और टॉपिक पर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन याद रखना, खींचना है, इसको ख़त्म कर देते हैं आज हम, है ना? आइए स्क्रीनशॉट ले लो, अब आप समझ जाओगे स्टूडेंट। अब जरा देखो, जितने आपके एग्जाम में आएंगे उतना ही बताएंगे स्टूडेंट, नहीं तो फिर फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जरा देखो, अब आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य विशेषण विधेय विशेषण क्या होता है। विशेषण का यूज कितने प्रकार से होता है आएगा तो दो, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। बात समझ गए स्टूडेंट? अब ये चीज याद रखना, एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? ये वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कहा उद्देश्य और विधेय को कैसे आप पहचानोगे, पहले इसको समझो। किसी वाक्य में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट, उसी को उद्देश्य कहा जाता है। और उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहा जाता है। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता राम है तो राम को ही उद्देश्य कहा जाएगा, क्योंकि वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। बाकी उसके बारे में जो भी कुछ अच्छाई भलाई बुराई किसी के बारे में बतलाई जाती है उसे किस में गिना जाता है? विधेय में गिना जाता है। तो जो देखो पुस्तक यहाँ कर्म है और पढ़ना क्रिया है। कर्म और क्रिया हमेशा किस में गिनी जाती है? विधेय में।
इसका मतलब ये हुआ किसी वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्म और क्रिया क्या होती हैं, विधेय में गिनी जाती हैं। आइए हम इनको समझाते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। जैसे स्टूडेंट, विशेष्य के ठीक पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, आपने विशेष्य तो पढ़ा था। विशेष्य क्या होते हैं, या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। विशेष्य के ठीक पूर्व अगर कोई शब्द आकर इसकी विशेषता बताता है तो उसे उद्देश्य विशेषण, और विशेष्य के अगर बाद कोई शब्द आकर यदि विशेषता बताता है तो उसे विधेय विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे दोस्तों। मैंने बताया था उस दिन, जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है, काला कुत्ता भौंक रहा है। स्टूडेंट आपसे पूछेगा ये वाक्य उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है, तो कुत्ता यहाँ क्या है दोस्तों, जरा देखो, विशेष्य है यानी संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहा है कुत्ता कैसा है, काला है, तो ये विशेषण आया पहले। तो विशेष्य के पहले यदि कोई शब्द विशेषता बताता है, यानी विशेष्य के पहले कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। अगर उद्देश्य विशेष्य के बाद कोई शब्द आकर विशेषता बताता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा राम होशियार है, राम होशियार है। अब जरा देखो स्टूडेंट, यहाँ राम क्या है, राम तो है क्या स्टूडेंट, विशेष्य है, और विशेष्य के बाद आ रहा है, जरा देखो, विशेष्य के बाद आ रहा विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। और याद रखना ये उदाहरण किसका है, विधेय विशेषण का है। तो पहले आए तो उद्देश्य विशेषण, बाद में बताए तो क्या होगा, विधेय विशेषण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, है ना। चलो अब देखो स्टूडेंट, क्या हम बताने वाले हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरा, एक होती है उत्तमा। तो फटाफट हम देख लेते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में स्टूडेंट यही ज़्यादातर आते हैं कि जो है विशेषण की पहचान कीजिए, है ना। मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं वही हम कराएंगे। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट, मूला, उत्तरा, उत्तमा, है ना। तो ये चीज़ आप किताब से पढ़ लीजिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी आता नहीं है आपके एग्जाम में। तो आज इतना ही स्टूडेंट। अब हम नया टॉपिक कोई चालू करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना है। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।